नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आर.ओ. 2023 की परीक्षा जो पुनः होनी है, 11 फरवरी 2024 में ये परीक्षा हुई थी और ये पेपर आउट होने के कारण निरस्त हो गई थी। पुनर्परीक्षा के लिए जो अभी संभावित तिथि है, ये अप्रैल लास्ट में आप इसको अंतिम सप्ताह अप्रैल का आप मान कर चल सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कुछ नए कैंडिडेट हैं, कुछ पुराने कैंडिडेट हैं। नए और पुराने दोनों कैंडिडेट्स के लिए चैलेंज है जीएस। तो जीएस को कैसे कवर करें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो पेपर आपका आसान हो जाता है। तो अभी इस वैकेंसी में जो रिक्तियां हैं, इसकी बात की जाए तो 411 पोस्ट की बात की जा रही है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि 500 प्लस पर रिजल्ट आपका आएगा। इससे ऊपर ये जा चुकी है, ऐसी सूचना मिल रही है, आप लोग भी इससे अवगत होंगे। इस समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, दो पोस्ट इसमें होती है। ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं, समीक्षा अधिकारी जो रिव्यू ऑफिसर है। ये स्तर 8 की पोस्ट है और इसका जो पे ग्रेड है वो पे ग्रेड है 4800 रुपये, और ये स्तर 7 लेवल 7 की पोस्ट है और इसका जो पे ग्रेड है ये पे ग्रेड है आपका 4600 रुपये। यहाँ पर जो वेतन आपका बनेगा वो कितना बनेगा? ये बनेगा 58,000 से ऊपर करीब 58,600, और यहाँ पर जो वेतन बनेगा वो 53,600 के स्टार्टिंग वेतन की बात करें तो ये वेतन बनेगा। सबसे पहले आप लोग सोचने लगते हैं कि वेतन क्या बनेगा, ये पता चल जाए तो बड़ा अच्छा है। सहायक समीक्षा अधिकारी अगर आप बन जाते हैं एआरओ, तो एआरओ बनने के बाद में लगभग 3 साल का समय लगता है। 3 साल में आप प्रमोट होके आरओ बन जाते हैं। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करता है। ये बात निर्भर है कि कितनी वैकेंसी आरओ की खाली होती है, तो उस पर ही तो प्रमोशन होगा, तो ये हो जाता है। यहाँ पर जो पोस्ट होती है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यहाँ पर ये समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा की भी पोस्ट होती है, इसके लिए अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी हिंदी, ये पोस्ट होती है, इसमें हिंदी का अलग से भी आपसे पेपर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय उर्दू समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की भी पोस्ट होती है, वो सचिवालय में भी होती है, लोक सेवा आयोग में भी होती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में भी सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सहायक समीक्षा अधिकारी, इस तरीके की ये पोस्ट होती है। समीक्षा अधिकारी के लिए जो अर्हता है वो आप जान सकते हैं कि सामान्य स्तर पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी है वो तो ऐसे ग्रेजुएशन की, सिंपल से ग्रेजुएशन की मांग करते हैं, लेकिन जो समीक्षा अधिकारी लेखा है उसमें ओ लेवल चाहिए। आप लोगों ने ये भरा ही होगा, तो जो लोग भर चुके हैं फॉर्म उसके बाद भी किस में क्वालिफाई करेंगे इसलिए बताया जा रहा है, और जो लोग भविष्य में भरेंगे इनके लिए भी जानकारी है। और समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए यहाँ पे स्नातक, मैंने बताया ना कि आपकी स्नातक की जो डिग्री होनी चाहिए वो हिंदी से होनी चाहिए। उर्दू में आपका पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य या अरबी साहित्य में स्नातक होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है उसमें आपको स्नातक उपाधि जो होनी चाहिए वो लेखा क्रम में, यहाँ पे भी लेखा क्रम होगा, देखिए यहाँ पे छूट गया था, और साथ में ओ लेवल भी चाहिए। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद और इन सारी जगहों पर कहीं पर भी हैं, तो सहायक समीक्षा अधिकारी में किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, स्नातक हो, लेकिन आपको यहाँ पर ओ लेवल भी चाहिए। और कहीं पर भी जहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान होना चाहिए, और यानी कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ओ लेवल चाहिए, और साथ में सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, जैसे बहुत बार आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो ये यहाँ से आपका दूर हो गया। अब हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसके पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि जीएस का पेपर जो है वो 140 प्रश्नों का आता है। 140 प्रश्नों में आपके जो प्रश्न पत्र में जो पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाता है, यही तो सिलेबस है।
2 घंटे में ये पेपर आपको करना होता है और इसमें जो पूर्णांक है और जो प्रश्न है वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 अंक आपके कट जाते हैं। सिलेबस को देखेंगे और थोड़ा सा इसको अप टू एग्जाम लेवल जो आज का पैटर्न है उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। बाकी सिलेबस आपको पता है, बहुत सारे लोग 10 बार सिलेबस पढ़ चुके होंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, सिलेबस आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। सिलेबस इस तरीके से नहीं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या कहां से पूछा जाता है ये जब आपको पता होता है तो आप कहीं पर भी जब उससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो आप समझ जाते हैं, उसको कर पाते हैं, वहां से उसको आप कह सकते हैं कि उसको रिलेट कर पाते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं। सिलेबस में पहला बिंदु लिखा है सामान्य विज्ञान, इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन विज्ञान में कुछ भी सामान्य ऐसा ये पूछते नहीं है। इसको 3 भागों में आप बांटेंगे तो आपको एक मिलेगा भौतिक विज्ञान, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर रसायन विज्ञान, तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर जीव विज्ञान। ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ में मेरा मानना है कि आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जो पूछा जाता है वो ट्रेडिशनल वैसा कुछ नहीं, ये करंट अफेयर से पूछा जाता है, करंट अफेयर में ये कवर हो जाता है। पहले केवल लूसेंट पढ़ के काम चल जाता था, अब थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो जो भी पढ़िए उसको डीप में। पहले आपसे न्यूटन का नियम अगर पूछा जाएगा तो ये कौन सा नियम है यही पूछा जाता है, ज़्यादातर ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको पढ़ना है तो न्यूटन का जो नियम है, तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। पहले विटामिन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है इतना पूछ के छोड़ देता था, अब उनका रासायनिक नाम और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। वो शरीर में विटामिन क्या शरीर में खाने से आप प्राप्त कर सकते हैं या कहाँ से मिलती है उसका स्रोत, थोड़ा सा उसकी डिफिशियंसी के बारे में और ज़्यादा पढ़ के आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से रसायन विज्ञान में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा डीप नॉलेज, और ये डीप नॉलेज बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो नॉलेज है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जो तथ्य हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणात्मक समझ है एनसीईआरटी की, वो इम्पॉर्टेंट है। भारत का इतिहास इन्होंने तो इतना लिख दिया, लेकिन ये भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन, इसमें आपको मध्यकालीन और इसमें आधुनिक, और आधुनिक में भी स्वतंत्रता संघर्ष और उनकी जो क्रोनोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि क्रोनोलॉजी ऐसे याद नहीं होती है, ये क्रोनोलॉजी के जब प्रश्न पूछते हैं तो इनको लगता है कि बच्चे को पूरा घटनाक्रम पता होगा कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी, कौन सी घटना के घटने के पीछे क्या कारण था। वो क्रम तभी आप कर पाएंगे जब इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी अवधारणात्मक समझ होगी। नहीं तो तिथियां किसी को याद नहीं रहती हैं, जो पूछी गई हैं, जो पहले से प्रश्न पूछे गए हैं वो तो सबके तैयार रहते हैं, लेकिन जो नए प्रश्न, नवीन प्रश्न आपके सामने आएंगे वो किसी के भी तैयार नहीं होते हैं ऐसे। तो इसके लिए यही है कि वहाँ पर भी आप समझ विकसित करें कि पहले 1935 का अधिनियम आया है कि पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ है, और गोलमेज सम्मेलन का ये परिणाम था कि नहीं परिणाम था। लिथगो प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन में पहले क्या हुआ है, क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन को कैसे आप भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करेंगे, कोई रिलेशन उसके बीच में बनता है कि नहीं बनता है। 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो उस समय कौन कौन से घटनाक्रम और चल रहे थे, कोई विद्रोह आप पढ़ रहे हैं तो उस विद्रोह को आप रिलेट करके देखिए, एक प्रमुख घटना रखिए और उस प्रमुख घटना के इर्द गिर्द आप सोचने की कोशिश करिए। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है। इसको आप एक शब्द में कहें तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन, अच्छे खासे बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो ये कल्चर का पोर्शन है, ये कल्चर आपको यहाँ पर कवर करना है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में। इसको अलग से कोई बहुत मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कल्चर से इस बार पीसीएस में जो प्रश्न पूछा, तो आपसे जब कल्चर पूछेगा तो जैसे इतिहास में कौन सा शहर किससे रिलेटेड है, तो आप उसको कैसे जान पाएंगे, है ना। आप इतिहास में ही तो पढ़ के उसको जान पाएंगे। आप हो सकता है वहाँ पे टहलने घूमने ना गए हो, वो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल ना किया हो, साड़ियों के बारे में पूछ लिया, रेशम के बारे में पूछ लिया, तो एक समय में वो स्थल ऐसे हुआ करते थे जो ऐसे बाजारों के लिए जाने जाते थे। इस तरीके से चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे,
थोड़ा सा भूगोल को इतिहास से रिलेट करेंगे कि कौन सी मृदा, काली मृदा जहाँ पाई जाएगी वहाँ पर कपास की खेती होगी, और जहाँ पे कपास की खेती होती थी वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होगी, और जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होगी, ठीक है, तो वहाँ पर लेबर्स के लिए भी तो इकोनॉमी भी अनुकूल दशाएं होंगी ना लेबर्स के लिए, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़े रोजगार उपलब्ध कराने के स्रोत के तौर पर जानी जाती है। तो चीज़ों को रिलेट करिए, कोई भी ये सब्जेक्ट अलग नहीं है, इतिहास से भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी। कोई लेबर कहीं पर भी भारत में नौकरी करने जा सकता है कि नहीं, निर्बाध वो विचरण कर सकता है कि नहीं, ये स्वतंत्रता उसको प्राप्त है कि नहीं, उसके फंडामेंटल राइट्स में ये आता है कि नहीं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सारे सब्जेक्ट एक हैं, अलग अलग करके आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, और ना पढ़ना चाहिए आपको। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का स्तर जो है यूपी कमीशन के प्रश्नों का स्तर आप देखेंगे तो वो वहां तक पहुंच रहा है जब आप अंतर संबंधित कर सके चीजों को, आप रिलेट कर सके चीजों को। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। अब वाणिज्य एवं व्यापार से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपके इतिहास के भी प्रश्न हो सकते हैं, मौर्य काल में, मध्यकाल में, और करंट अफेयर के भी प्रश्न यहां से हो सकते हैं कि इस समय का सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है, और एफडीआई अगर आ रहा है तो उसके साथ कौन कौन से समझौते रिलेटेड, कौन से समझौते जिनसे आप इसको रिलेट करेंगे। ठीक है। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि की जो विशेषताएं सामान्य है वो तो है ही हैं, फसलों के बारे में, जो क्रॉप पैटर्न है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश का जो क्रॉप पैटर्न है उसके बारे में, है ना, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जो कृषि के लिए ज्यादा अनुकूल दशा है, पैदावार कहाँ पर ज्यादा है, चावल की खेती कहाँ होती है, गेहूं की खेती कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, प्रोडक्शन में कितना स्थान है। डेटा बहुत माइन्यूट लेवल का पूछ रहा है। कोई फसल आपने उठाया तो उस फसल के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी है, जैसे कॉटन के बारे में पूछा, अगली बार वो धान के बारे में पूछ सकता है, अगली बार वो गन्ना के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से अलर्ट होकर आप चीजें करिए। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे इस बार प्रश्न अगर आपको नहीं मिले, एक ही सवाल मिला, तो आप ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के जाए, कभी 2-4 भी मिलेंगे, कभी 5 भी मिलेंगे, कभी एक ही सवाल मिलेगा, पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन जोड़ बटोर के तब जाके आपका जो मेरिट अंक है, मेरिट तक पहुंचने का, जो कट ऑफ तक पहुंचने का आपका आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपका जो तरीका होना चाहिए, उसमें हर जगह से एक एक अंक जोड़ बटोर के पहुंचने का प्रयास आपको करना चाहिए। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये दोनों जगह के, ये वर्ल्ड के भी, और ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो इंडिया के भी। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल भारत के बारे में भले है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होता है। विश्व में भारत कहाँ एडजस्ट करता है, हर तरीके से, भौगोलिक परिस्थितियां ही नहीं, खनिज संसाधन वहां पर कौन कौन से, कैसे, भारत का स्थान उसमें क्या, भारत की जलवायु कैसी, विश्व में आसपास की और जलवायु कैसी। जब आप कंपैरिजन करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे किसी ने कहा कि जो सुरेश है वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं है। अब बात आती है कि किससे तेज है, तो किसी ने कहा कि सुरेश जो है वो रेणुका से बहुत ज्यादा तेज है। तो जब आप विश्व स्तर पर पहले भूगोल पढ़ लेते हैं तो भारत की स्थिति आपके सामने होती है, और उस स्थिति में आप बहुत सारी चीजें रिलेट करके तैयार कर पाते हैं। अब जैसे पूछा गया कि कौन से दर्रे की कितनी ऊंचाई, किस ऊंचाई पर स्थित है, कौन से पर्वत की, किस पहाड़ों की ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए भाई सिंपल सा सवाल राजधानी शहरों के बारे में, तो ये सारे सवाल जब आपके सामने आएंगे तब आप कर पाएंगे जब आप मैपिंग से चीजों को समझे होंगे। आपकी जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी आपके दिमाग में बैठी होगी कि ऐसे 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 जहाँ के बारे में पूछ रहा है वो स्थान इतना ऊंचा है, कैसे है, क्या है। जब आप अवधारणात्मक समझ रखते होंगे, जब आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, समझ अच्छी होगी, जब आप समझ सके, चीजों को रिलेट कर सके। अगर पवनों की पेटी के बारे में पूछा जा रहा है और उसके शिफ्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आपने पढ़ लिया है तभी आप उसको कर पाएंगे। ITCZ के बारे में पूछा जाए या फिर हवाओं पे कोई भी प्रश्न बने, है ना, या फिर आपसे जेट पवनों के बारे में पूछा जाए, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा। केवल भारत के भूगोल को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनकी विशेषताएं थोड़ा सा डीप में पढ़नी पड़ेंगी।
पहले आप इतना कह के निकल सकते थे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का है, लेकिन अब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है क्या? जो उसकी 5 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, शुरुआती जो बातें आपको जाननी चाहिए उनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, आपको पूरा सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप बेसिक चीजें उसके बारे में जरूर पढ़ लें। अगर उस पर सवाल बने तो आप आसानी से जवाब दे सकें। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये करंट अफेयर का पोर्शन है, और करंट अफेयर में जो चेंजेस हुए हैं इनमें हमको सुधार लाना होगा। स्तरीय करंट अफेयर आयोग पूछ रहा है, और थोड़ा सा कह सकते हैं झंझटी करंट अफेयर पूछ रहा है। थोड़ा सा डीप नॉलेज वो चाह रहा है, और थोड़ा सा फैक्चुअल अवधारणात्मक समझ। ठीक है, वो तो आपने जो विकसित की है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ वो कह रहा है कि आंकड़े भी आपको याद होने चाहिए। अब देशों के बीच अभ्यास न करके तिथियों के बीच अभ्यास वो पूछ रहा है। आप कहेंगे कि ये प्रश्न हम छोड़ देंगे, तो क्या क्या छोड़ेंगे? अगर आधे प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे, चाहे वो विषयगत प्रश्न हो, चाहे वो आपके समसामयिकी के प्रश्न हो, और आधे प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे, तो आप किन किन प्रश्नों को छोड़ेंगे? आपको लड़ना पड़ेगा उनसे। अब एक पुरस्कार न पूछ के 4 पुरस्कारों को आप सुमेलित करके पूछ लेता है, तो उसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक महीने में कई जो दिवस होते हैं उनको आपको करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज, वीकली इसको तैयार करिए, लगातार हमारे साथ आप करिए। सामान्य बौद्धिक और क्षमता जो है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग है, 12-15 सवाल आते हैं। इसका ठीक है, बहुत कठिन नहीं पूछता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी। इस बार यूपी नहीं पूछा गया या नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं पूछेगा, तो इसको भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा ना कि हर जगह से थोड़ा 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 आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। हर जगह से आपको इकट्ठा करके फिर आपको कटाव पार करना है। 150, 140, 140 प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, तो 140 प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आप उनमें से कैसे अपने 100 के आसपास प्रश्नों का इंतजाम कर रहे हैं। तो सब कुछ पढ़िए थोड़ा थोड़ा। कोई विषय कमजोर है आपका तो ठीक है, जो विषय स्ट्रांग है वहां से ज़्यादा पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान वहां पे एक, आप कह सकते हैं उनका एकीकरण करना पड़ेगा, उसको समायोजित करना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते हम इसको छोड़ देंगे, कितना छोड़ेंगे? पेपर का जो नेचर है, जिस सब्जेक्ट, जिस विषय में आप सोच के गए होंगे कि इसके सारे प्रश्न जो हैं, समग्र प्रश्नों का हम सटीक उत्तर देंगे, हो सकता है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 50% हो गई हो, और जो आपका नहीं तैयार था, जिसमें आप पहले से सोचे थे 50% ही करेंगे, उसमें भी 50% ही रही हो। तो किसी प्रकार के खोखले दावे आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए उचित ये होगा कि हर विषय को, हर सेगमेंट को आप ठीक ठाक मात्रा में पढ़ के जाएं, अच्छी समझ लेके जाएं। जो कमजोर है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका अच्छा सा विषय है उसमें भी आप दम नहीं भर सकते। करंट अफेयर में लोगों ने कहा हमने 3 पत्रिकाएं पढ़ ली, तो 3 पत्रिकाएं पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है कि आपके सारे करंट अफेयर सही हो जाए, और कहीं पर भी 100% का आप वो नहीं कर सकते हैं, और पेपर कठिन आएगा तो कटाव भी कम जाएगा। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के नहीं जा सकते, कभी हो सकता है 10 सवाल भी यहां से आ जाए, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हिंदी की रणनीति भी कुछ आपको बदलनी पड़ेगी। अभी तक के जो सवाल थे उनका स्तर ऐसा कि 55+ आप कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद, सामान्य मेहनत में 50 के आसपास। अब पूरा दारोमदार आप जीएस पे नहीं छोड़ सकते, पूरा दारोमदार हिंदी पे भी नहीं छोड़ सकते। हिंदी में भी सामान्य से अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। यहां पर भी अंतिम समय में 15-20 दिन अध्ययन न करके सतत प्रयास की जरूरत है। और यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर अब अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्नों की संख्या ये बढ़ेगी। जो तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या, इनकी संख्या घटेगी। पहले इनका रेशियो रहता था कि हर जो भी ये बिंदुवार ये आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हर एक टॉपिक से आप देखेंगे कि 2-3 सवाल अवधारणात्मक समझ वाले, बाकी सब तथ्यात्मक पूछे जाते थे। अब मेरा मानना है कि आप 50-50 के लिए तैयार रहिए, 50%, 50%, आधे आधे के लिए तैयार रहिए।
अगर सरल आएगा तो ठीक है, तब तो आपका तैयार है ही है। कठिन आ जाएगा तो उस दशा में भी आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतरीन कर पाएंगे। तो हर एक विषय में जैसे आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार का दोष है, तो अभी तक आपसे पूछता था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उसका उत्तर तो आप बड़ी आसानी से टिक कर देते थे। लेकिन अगर ये प्रश्न आपके समक्ष रखा जाता है कि किस प्रकार का दोष है, वर्तनी दोष के प्रकार भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, उनकी समझ भी आपको विकसित करनी पड़ेगी। आपसे अगर विशेषी और विशेषण में भी थोड़ा सा डीप जाकर, अंतरतम में जाकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? अगर आपकी समझ नहीं है कि विशेष्य है क्या, विशेषण है क्या, व्याकरणिक दृष्टि से अगर कोई प्रश्न बना दिया जाता है, उस दशा में आप क्या करेंगे, इसके लिए अभी से तैयार रहेंगे। ठीक है, पर्यायवाची क्या होती है, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में क्या भेद होता है। पर्यायवाची शब्दों में कठिन प्रश्न बनाना बड़ा आसान भी रहा है। हमेशा कठिन प्रश्न पर्यायवाची के बने हैं, युग्म देकर भी बने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है। सीसैट में ऐसा प्रश्न था ना, जो शुद्ध है, और उसमें सारे पर्यायवाची के युग्म दे दिया गया, और एक कोई आपको नहीं ज्ञात है तो उसका उत्तर देने में आप कठिनाई का अनुभव करेंगे। तो बार बार अभ्यास, सतत अभ्यास और प्रतिदिन अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास। सतत में कई लोग कहते हैं कि हम सप्ताह में एक दिन, हम कह रहे हैं कि प्रतिदिन आप करिए, 2-2, 4-4, 10-10 शब्द हर जगह के तैयार करिए। तो यहां पर मेरा मानना है कि केवल आप तथ्यात्मक समझ आप न रखिए, आप अवधारणात्मक समझ भी विकसित करिए, तो आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी परीक्षा कक्ष में। ठीक है, और यहां का जो लक्ष्य है जीएस का लक्ष्य आप कितना सोचेंगे, वहां पर 80 प्रश्न सही करना अपने आप में आजकल के प्रश्न पत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहां पर जो लक्ष्य है वो 55+ हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन अगर अवधारणात्मक समझ वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में इस लक्ष्य को पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जो वीर लोग हैं वही हमेशा आगे बाजी मारते हैं। तो अगर आपसे आगे कोई निकल गया और उसने तैयारी कर ली, तो 10 लाख जो फॉर्म पड़े हैं उनमें से अगर 10,000 लोगों ने ऐसी तैयारी कर ली, होता नहीं है, सामान्यतः ऐसा नहीं पाया जाता है कि 10,000 लोग ऐसी तैयारी करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी करें, तो आपको तो वो पीछे कर देंगे। तो जब सब हो ही जाएगा तब बाद में हम कौवा कान ले गया से कोई अर्थ सिद्ध नहीं तो होता है। इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप प्रारंभ में ही अपने को इस तरीके से तैयार कर लें कि जब परीक्षा कक्ष में ऐसे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हों तो आपको कोई कठिनाई ना हो वहां पर, क्योंकि आप पहले से ही अपने को तैयार कर चुके हैं और ऐसा आपने ढाला है खुद को कि ऐसे प्रश्न तो आने ही थे। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, कि आप चीज़ों को समझ सकें, है ना। तथ्यात्मक ज्ञान तो आपको है, इसके अलावा जो ज्ञान है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। अभी अनुकूल समय है, हमारे साथ भी लगातार हम इसके कार्यक्रम चलाते रहते हैं, यूट्यूब से जोड़ के, हमारे कोर्सेज से जुड़ के भी आप फायदा उठा सकते हैं। और जो यहाँ पर आप सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, यहाँ पर जो आप सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन 120 और सामान्य हिंदी 60, यानी कि 180 अंकों का मुख्य परीक्षा में भी सीधे ये काम आने वाला है। 120 अंक ये हो गए और 60 अंक जो आपके हिंदी के हैं वो हो गए, ये वाले जो दिए हुए हैं। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 180 अंक उसमें भी ऐसे सीधे काम आएंगे। बाकी आपके जो प्रश्न पत्र में 100 अंकों की हिंदी पूछी जाती है और 120 अंकों का निबंध पूछा जाता है, तो 180 पुराने वाले और 120 और 100, इस तरीके से 400 अंकों की आपकी जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा ये होती है। तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी प्रारंभिक परीक्षा की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पढ़ने के तरीके में कैसे परिवर्तन करना है, तो ये आप अपने को समझाइए, अपने को तैयार कीजिए। और हम लोगों की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं, यूट्यूब पर मिलेंगी,
ऐप पर मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स आपको ऐप पर मिलेगा, तो उससे आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। 100 दिवसीय एक प्रारंभ करने जा रहे हैं हम कोर्स, जिसमें कि अप टू जो आजकल के क्वेश्चंस का लेवल है वहाँ तक हम पहुँच के तैयारी कर सकें। तो आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई प्रश्न होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप प्रेषित कीजिएगा। इधर से यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और बाकी जो कुछ भी है आपके पास, हमारे नंबर भी हैं, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।